गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, उसी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। चूंकि हमारा एमपीपीएससी का पेपर जो है 16 फरवरी को होने वाला है, तो हम लोग इसको मेन मेन 100 टॉपिक्स, मतलब 100 एमसीक्यूज मेन मेन टॉपिक्स के देखेंगे। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की देखेंगे, फिर इंडियन पॉलिटी की देखेंगे, इसमें फिर एमपी जीके देख लेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री देख लेंगे। इन शॉर्ट टॉपिक मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, ठीक है, जो जिसका 100 एमसीक्यू फॉलो करके जाएंगे, अब तो अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो भारत के सामान्य परिचय से है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन नंबर ए 15,200, ऑप्शन नंबर बी 16,500, ऑप्शन नंबर सी 14,800 या ऑप्शन नंबर डी 17,200। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200। जबकि तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा कितनी है? 75,000, 16,6 किलोमीटर लंबा। मतलब क्या है कि स्थलीय सीमा का मतलब है कि जैसे ये अपना भारत है ना ये, हाँ, ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए अपना भारत है, तो इसका जो ये स्थल वाला सीमा है ना, ये जो स्थल वाला सीमा है, ये जो पड़ता है, ये ये इसकी जो चौड़ाई है 15,200 किलोमीटर है। और जो ये जो क्या है, जलीय सीमा, तटीय सीमा, जो तट है, ये तट जो है, इसकी सीमा है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 31,87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32,87 लाख वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 28,87 लाख वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 35,87 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 32,87, सॉरी, 87 वर्ग किलोमीटर। इसको पूरा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये विश्व का जो है सातवां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह दूसरा बड़ा राज्य है। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार 221 करोड़ थी। अभी लगभग 135 की सम ऊपर होगी, ठीक है। और जो अगर पूछा जाए कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा होगा? रूस होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन होगा, ठीक है। तो अपना भारत देश जो है वो 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6ठा, ऑप्शन नंबर सी 7वां, ऑप्शन नंबर डी 8वां। मैंने आपको बताया कौन सा स्थान पे है, 7वां स्थान पे है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। यदि पूछता है कि भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु, स्थलीय दक्षिणतम बिंदु पूछता है तब क्या बताएंगे? कन्याकुमारी बताएंगे, ठीक है। लेकिन जब पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? भारत का पश्चिमतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कौन सा? कच्छ जो जिला है, वो लास्ट वाला है। तो देख लेते हैं, इंडिया के मान लो ये
ये मान लो अपनी इंडिया हो गई। तो यहाँ पे जो राज्य है, यहाँ पे जो राज्य है, कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है। जो उत्तरी नॉर्थ में जो है क्या पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। ठीक है, और इधर क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। इधर क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ये ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक ना? साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। मतलब कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? ये किसमें आता है? ये तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तरी सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो उत्तरी सीमा किसके साथ लगती है? ये लगती है चीन के साथ। ठीक है, भारत की जैसे ये है तो इधर क्या पड़ जाता है अपना? पाकिस्तान पड़ जाता है, अफगानिस्तान पड़ जाता है, इधर चीन पड़ता है। ठीक है, अगर इधर देखें तो नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या ऑप्शन नंबर डी 10। तो कितने राज्य हैं जो समुद्र से तट से जुड़े हुए हैं? 9 राज्य हैं। जैसे जो इधर के राज्य होंगे, ये नीचे वाले पार्ट में यही तो होंगे। तो सबसे पहले हो सकता गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, फिर गोवा होगा यहाँ पे, फिर कर्नाटक, केरल, यहीं पे केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नाम इंडिया कहाँ से आया? भारत का नाम इंडिया कहाँ से आया? ऑप्शन नंबर सिंध नदी से, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी से और ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी से। तो जो इंडिया नाम पड़ा किसके नाम से पड़ा? सिंधु नदी के नाम से उत्पन्न हुआ। ठीक है, इंडिया नाम संस्कृत के सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसे यूनानियों ने इंडस के रूप में अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस नाम से भारत को संबोधित करता है? भारत का संविधान जो है वह भारत को भारत और इंडिया दोनों नाम से संबोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए जम्बूद्वीप, ऑप्शन नंबर बी भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट या ऑप्शन नंबर डी दो सभी। तो इसमें प्राचीनतम नाम सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, अगर यही देशांतरी विस्तार पूछ दिया जाए तो कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक, तो मान लीजिए ये भारत हो गया अपना, ये भारत, यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7, यहाँ पे 97 डिग्री 25, यहाँ पे क्या है? 37 डिग्री 6 और यहाँ पे 8 डिग्री 4। लेकिन ये कितना पॉइंट है? इंद्र यहाँ पे नॉर्थ वाला, तो इसका कितना है? 6
6 डिग्री 4। ठीक है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 पर स्थित है। ठीक है ना, इतना ध्यान रहे। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 34 ठीक है। भारत देशांतरी विस्तार कितना है? मैंने आपको बताया 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, मुख्य भूमिका है। ठीक है ना, ये मुख्य भूमिका है। अगर अलग बात करता है तो 6 डिग्री, अगर टोटल बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो जाएगा? ये 8 डिग्री 4 की जगह 6 डिग्री 4 हो जाएगा, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? लद्दाख, लद्दाख से तो नहीं गुजरती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये अपना इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख है, तो यहाँ से नहीं गुजरती है। अपनी जो रेखा है ये ऐसे बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा। तो लद्दाख तो यहाँ पे है, पॉसिबल ही नहीं है, तो लद्दाख कैंसिल। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, ये थोड़ा सा ऊपर में पड़ता है यहाँ पे, तो इस पे भी होकर नहीं गुजरती। और केरल तो यहाँ पे है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या होगा सही आंसर? मध्य प्रदेश होगा। ठीक, तो कम जो भारत की कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला राज्य जैसे यहाँ पे है गुजरात, गुजरात फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। मतलब टोटल 8 राज्यों से होकर कर गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री। ये मान लीजिए अपना इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया है। तो यहाँ से जो है 82.5 डिग्री जो है ये भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, ये इसका, ये जो कहाँ इसका मेन पॉइंट जो है मिर्जापुर में है, जो नैनी इलाहाबाद का नैनी स्थान से। ठीक है, वो मेन जोन है उसका। और यही जो है कि अपना मानक समय रेखा है। जबकि अगर यहाँ यहाँ अंतर देखा जाए तो कितना है, 2 घंटे का अंतर है। लेकिन एक मानक समय रेखा तय किया गया है, जो यहाँ टाइम बताया गया है वो सेम वहीं सभी जगह पे लागू होगा। ठीक है, अगर कोई पूछते हैं कि अन्य देश जैसे अमेरिका हो गया तो उसमें कितने मानक समय रेखा है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो आपको ये सर्च करना है। ठीक है, अब बताना है कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी 9। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये अपना भारत हो गया। ठीक है, भारत के इधर साइड आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है। ठीक है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका मिल जाएगा। फिर मालदीव्स भी है इधर ही। ठीक है,
इस साइड है मालदीव। ठीक है। तो कितने हो गए अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए 9 मालदीव को लेकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 ही दिए हुए। भारत के पड़ोसी 8 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, समुद्र सीमा से। मालदीव भी माना जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी अंडमान द्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप या ग्रेट निकोबार। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार है, अंडमान द्वीप है। देखो भारत के कितने द्वीप हैं, इधर साइड ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है, और इधर साइड जो है यहाँ पे ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो भारत के दो दो ही द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान द्वीप है। भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है? भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन नंबर ए 6516, ऑप्शन नंबर बी 7516, ऑप्शन नंबर सी 5500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8000। तो कितनी लंबी है? ये 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? ठीक है। ये मान लीजिए अपना इंडिया है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, तो जो इसकी दूरी है ये, इसको मान लेते हैं लंबाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 3200, कितना? 3214 किलोमीटर। और जो ये वाली दूरी है, वेस्ट से ईस्ट, ये दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। मतलब भारत की जो है कि चौड़ाई देखा जाए, यानी कि वेस्ट से ईस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके। भारत का दक्षिण भाग कौन सा महासागर छूता है? भारत का दक्षिणी भाग कौन सा महासागर छूता है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक, या ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, या ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है वो किससे टकराता है, किससे छूता है? हिंद महासागर से। ठीक है, हिंद महासागर। ओके। और यहाँ पे तो आपको पता है ये क्या है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य जो है वो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन, भूटान और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। ओके। अपना अपना जो है वो अरुणाचल प्रदेश है किधर? तो इस सीमा पे जो है अपना अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से आपको चीन से सीमा लगती है। ठीक है, और यहीं से म्यांमार में भी सीमा लगती है, और साथ में ये यहाँ से भूटान से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो कितने देशों से सीमा लगता है इसका? 3 देशों से सीमा लगता है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो अपने भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वो सबसे ज्यादा सीमाओं से टच करता है भारत के। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना से। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूगर्भीय संरचना मुख्यतः कितने भौगोलिक भागों में विभाजित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है मुख्यतः 4 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित की गई है। फर्स्ट है क्या? प्राचीन कठोर चट्टानी आधार क्रेटोन। दूसरा तहदार पर्वत श्रेणियां।
तटीय मैदान या नवीन अवसादी मैदान। ठीक है, इसमें आपको कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आया होगा। तो फर्स्टली जो है, प्राचीन कठोर चट्टानी आधार, मतलब कि ये हिमालय श्रेणियाँ जो है। ठीक है, नहीं नहीं, ये भौगोलिक जो है ना, भूगर्भिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने चार हैं, कौन कौन से? प्राचीन कठोर चट्टानी आधार क्रेटोन, और दूसरा तैयार पर्वत श्रेणी, तटीय मैदान, फिर नवीन औषधि मैदान। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, प्राचीन कठोर चट्टान यानी क्रेटोन मुख्यतः किस भूगर्भिक युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेरोइज, ऑप्शन नंबर सी पेलियोइज, ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक। तो इसका सही आंसर है आर्कियन। आर्कियन, आर्कियन युग से जो है प्राचीन कठोर चट्टानें से संबंधित हैं। हमारी सबसे प्राचीन चट्टान है आर्कियन युग में 2500 मिलियन वर्ष पुराने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोंडवाना भूमि किस भूगर्भिक युग से संबंधित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, एमपीपीएससी वालों के लिए। गोंडवाना भूमि किस भूगर्भिक युग से संबंधित है? आर्कियन, ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोरोजोइक, ऑप्शन नंबर सी पेलियोजोइक, ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक। तो उत्तर नंबर क्या है इसका? सी पेलियोजोइक। गोंडवाना भूमि का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? पेलियोजोइक युग में, आज से लगभग 570 या 545 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो जो भारत की सबसे पुरानी चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ क्षेत्र में। धारवाड़ और सिंहभूम क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ और सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों में कौन सी खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में मिलती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। तो जो है धारवाड़ चट्टानों में सबसे प्रमुख खनिज जो है वो कौन सा मिलता है? लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस प्रकार की संरचना के उदाहरण है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस प्रकार की संरचना के उदाहरण है? यह है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। ब्लॉक पर्वत होता क्या है? ब्लॉक पर्वत होता है कि मान लीजिए ये हमारा पर्वत हो गया। ठीक है, और जैसे इस साइड में खाई है, इस साइड में भी खाई है, तो क्या है? ये ब्लॉक पर्वत कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस साइड अपना नदी ताप्ती नदी है, और इस साइड क्या है? नर्मदा नदी है, सतपुड़ा और बिंद के। तो क्या है कि दोनों साइड खाई खाई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। ठीक है, ये ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस कारण हुआ? प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट प्लेट विवर्तनी की, प्लेट विवर्तनी की भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण ये हुआ। प्लेट विवर्तनी की होता क्या है? प्लेट जो कि मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं, जैसे ये प्लेटें हैं, तो क्या होता है जब ये आपस में टकराती है ना, तो क्या करता है, कोई प्लेट नीचे दब जाती है। ठीक है, कोई प्लेट नीचे दब जाती है, या कोई उसकी वजह से आपस में जैसे कोई टकराएगा, क्या होगा? आपस में यहाँ पे उभार उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे उभार उत्पन्न हो जाएगा, आपस में दबेगा, प्रेशराइज होगा। कुछ भाग ऊपर उठ जाती हैं, कुछ भाग नीचे दब जाती हैं। जो ऊपर उठ जाता है उससे, जैसे हिमालय पर्वत जो है ऐसे प्लेटों के टकराने से ही बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी मैदान, ऑप्शन नंबर बी अवसादी मैदान, ऑप्शन नंबर सी करश स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक पर्वत। तो किसका उदाहरण है ये? अवसादी मैदान का। किसका? अवसादी मैदान का उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अवसादी मतलब क्या होता है कि जैसे जो नदियां होती है ना, वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ वगैरह लाती हैं, बालू वगैरह लाती हैं। तो क्या करती हैं कि जहाँ पे समतल एरिया होता है वहां पे क्या होता है कि अपना वो सब छोड़ देती हैं, जैसे गाद की तरीके से अपना छोड़ देती हैं। फिर ऐसे ऐसे पानी ऊपर ऊपर होने लगता है, तो ये जो होता है ना, इसी को अवसादी मैदान बन जाता है। ठीक है,
और नदियाँ अगर ऊपर उठ जाता है तो उसका साइड से चली जाती हैं, तो ये जो बीच वाला जो भाग हो जाता है ना, वो होता है मैदान का रूप ले लेता है, उसी को अवसादी मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस प्रकार की चट्टानों में होता है? ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना या ऑप्शन नंबर सी कुडप्पा या विंध्य श्रृंखला। तो जो भारत की सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? गोंडवाना चट्टानों में होता है। कहाँ होता है? गोंडवाना चट्टानों में, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं? भारत के में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार की संरचनाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवसादी संरचनाएं, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी संरचनाएं, ऑप्शन नंबर सी क्रेटोनिक संरचनाएं या ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय संरचनाएं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? अवसादी संरचनाएं। अवसादी संरचनाओं में ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाता है। जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है वो क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके मरने के बाद जो जमा हुआ हो जाता है हजारों साल बाद जो डंपिंग किया रहता है, वो हजारों साल बाद वो जो होता है कि वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का रूप धारण कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बना प्रमुख पठार कौन सा है? भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बना प्रमुख पठार कौन सा है? तो ऑप्शन है ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी मालवा पठार, ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार या ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का पठार। तो जो ज्वालामुखी उद्गार से बना है वो कौन सा बना है? दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को भारत का जल विभाजक कहा जाता है? इस पर्वत श्रृंखला को भारत का जल विभाजक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी विंध्य, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो जो विंध्य पर्वत है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है बीचों बीच, वो विंध्य पर्वत जो है उसको क्या बोला जाता है? भारत का जल विभाजक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया हो गया ना, मतलब विंध्य पर्वत यहाँ से है, ये मान लीजिए विंध्य पर्वत है, यहीं से ये सतपुड़ा पर्वत है। तो ये जो है कि बीचों बीच गुजरता है, जो इधर से नदियाँ आती हैं, ये जल विभाजक का काम करता है। और यहाँ से जो नर्मदा और ताप्ती निकलती हैं, विंध्य के साइड से होकर निकलती हैं, ये हिमालय विंध्य पर्वत है। तो इधर से नर्मदा, इधर से ताप्ती निकलती हैं, और इधर से जो नदियाँ आती हैं इस साइड से होकर चली जाती हैं, ठीक। अरावली पर्वत श्रेणी भूगर्भिक रूप से किस युग से संबंधित है? अरावली, अरावली को सबसे मतलब प्राचीनतम पर्वतों में से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेरोजोइक, ऑप्शन नंबर सी एलियोजोइक या ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक। तो ये कब किस भूगर्भिक किस युग से बना हुआ है? ये बना है प्रोटेरोजोइक। इससे प्रोटेरोजोइक युग के टाइम पे ये अरावली पर्वतश्रेणी है जो बना है। इसको हम लोग अवसादी पर्वत भी बोलते हैं। मतलब ये काफी पुराना है। ये क्या हो रहा है, निक्षेप होता जा रहा है धीरे धीरे अब। ठीक है। और ये जो हिमालय है उसको नवीन वलित पर्वत बनते बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पठार इसको काला हीरा बोला जाता है? यानी कौन सा पठार जो है भारत का काला हीरा बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का पठार और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक पठार। तो भारत का काला हीरा किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्लेटों की टकराहट से हुआ है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्लेटों की टकराहट से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंडो ऑस्ट्रेलियाई और एशियन प्लेट, अफ्रीकी और यूरोपीय प्लेट, दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत प्लेट, आर्कटिक और यूरेशियन प्लेट। तो ये हुआ है किसके? इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हीरा खनन, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण खनन, ऑप्शन नंबर सी कोयला खनन या ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम।
तो ऑप्शन नंबर सी है कोयला खनि। ये जो मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ, ये एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और पटवारी वगैरह जो भी मतलब सरकारी नौकरियां के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें जीके पूछा जाता है, और खासतौर से इंडियन ज्योग्राफी, वैसे भी किसी भी जीके में ज्योग्राफी का काफी वेटेज रहता है। तो ये जो मेरा एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो सभी एग्जामिनेशन, खासतौर से एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको पढ़ने में उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए विंध्य, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो जो सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है उसको माना कौन सी बताया था ना आपको? अरावली। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछा है, ध्यान रहे, पूरे विश्व की नहीं, भारत वर्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ये तो पूरे विश्व की है, चोटी है जो सबसे ऊंची है, वो कितनी है? अर्थात ये 8,848। ठीक है, मीटर है, ठीक है ना, ध्यान है, किलोमीटर नहीं बताते नहीं। तो नेक्स्ट, अनंदा देवी, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है। ठीक है, जो कि गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन भी बोला जाता है। ठीक, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या? भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलोर। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूगर्भिक संरचना का हिस्सा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एमपीपीएससी वालों के लिए खास तौर से। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूगर्भिक संरचना का हिस्सा है? फर्स्ट यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन नंबर बी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत प्लेट, या ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक प्लेट। तो जो इसका सही आंसर है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखेंगे भारत के भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत को भौगोलिक रूप से कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो ये कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। फर्स्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, सेकंड गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, उत्तरी मैदान बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। फिफ्थ है, सॉरी फोर्थ है तटीय मैदान। और फिर द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कैसे हो सकता है। ये मान लीजिए अपना इंडिया है। ठीक है, यहाँ से जो ये पर्वतें निकलती हैं ऐसे ऐसे हिमालय की, ये क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। और यहीं पे ये जो मैदानी एरिया है, ये उत्तरी मैदान बोलते हैं जिसको, प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला एरिया, ये जो ऐसे रहता है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। और तटीय मैदान जो है, ये साइड साइड में ये जो है, ये तटीय मैदान है। ठीक है ना, और द्वीपीय प्रदेश, ये द्वीपीय प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दहलदार पर्वत, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक पर्वत, या ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत। दहलदार पर्वत का मतलब क्या होता है? वलित पर्वत। ठीक है,
वलित, नवीन वलित पर्वत है ये। किस प्रकार का सिंबल है? वलित। डाल दिया आपको, ओके। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवालिक श्रेणियां मुख्यतः किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? शिवालिक श्रेणियां मुख्यतः नवीन मूर्तदार पर्वत का भाग है, जो हिमालय है। ठीक है। हिमालय जो है तीन भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, उसके बाद है इसको बोलते हैं शायद एक हिमांचल बोलते हैं इसको, ठीक है। हिमांचल जिसको मध्यम हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या? शिवालिक, निम्न हिमालय जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये किस प्रकार का मैदान है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का मैदान है? ये जलोढ़ मैदान है। कैसे? क्योंकि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आती हैं वो आके जो है कि अपना मैदान बनाती हैं, उसी को जलोढ़ मैदान बोलते हैं। क्योंकि जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जो नदियों द्वारा बहा कर लाया जाता है, ठीक है, वो जलोढ़ होता है, ठीक। कंकड़ पत्थर जो होता है वो जलोढ़ होता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में है, ये तो आपको पता ही होगा। कच्छ कहाँ पे है? कच्छ जो है गुजरात में है, ठीक। राजस्थान में ही कौन सी झील है एक जो खारे पानी के लिए जाना जाता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कौन सा प्रदेश भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? कौन सा प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर डी तटीय मैदान। तो ये कौन सा हो सकता है? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्या? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का हृदय प्रदेश माना जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। भारत के तटीय मैदान कितने प्रकार के होते हैं? भारत के तटीय मैदान दो हैं। ये जो है दोनों तटीय मैदान है, एक हो गया पूर्वी, एक हो गया पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण और खड़ी ढलान, ऑप्शन नंबर बी चौड़ी और समतल, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी भूमि है, ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय है। तो क्या है? ये काफी संकीर्ण है और खड़ी ढलान की है। और इस साइड का जो है ये काफी कटी फटी है, ठीक है, और चौड़ी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वीपीय प्रदेश मुख्य रूप से किन द्वीप समूहों से मिलकर बना है? भारत में द्वीपीय प्रदेश, जो भारत के तो मुख्य द्वीप समूह है, दो ही ठो है। एक लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कौन कौन से हैं? अंडमान और लक्षद्वीप, ठीक है। भारत के द्वीपों का भूगर्भीय निर्माण किस प्रकार हुआ था? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी विस्फोट और प्रवाल पृथ्वियों से, ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर सी भूगर्भीय रिसाव से, ऑप्शन नंबर डी वायवीय अपरदन से। तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी विस्फोट और प्रवाल भित्तियों से। प्रवाल भित्तियों से किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप का। और ज्वालामुखी विस्फोट से किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हिमालय पर्वत की या भारत का हिस्सा माना जाता है, ठीक? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कौन सा मृदा किस प्रकार अधिक पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में कौन सा मृदा प्रकार अधिक पाया जाता है? जलोढ़। जाहिर सी बात है, जलोढ़ ही लाती है तो जलोढ़ ही होगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला भारत का जल विभाजक कहलाता है? कौन सी पर्वतमाला? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, कौन सा है? विंध्य है, ठीक है।
पश्चिम घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट कौन सा है? ये ये जो है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। पश्चिमी घाट को। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां, ये जो मैदान है, इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि गंगा जो है यहाँ पे डेल्टा बनाती है, मैदान नहीं है यहाँ पे। और सतलज तो इधर आती ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र हो नहीं सकता। गोदावरी नेक्स्ट है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये पश्चिम पर्वत से पूर्वी पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी तट पे जाती हैं। ठीक है, तो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो सकता है। ठीक, सही आंसर क्या है? इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, या ऑप्शन नंबर डी कोयले की चट्टान। तो सही आंसर क्या है? अवसादी चट्टानों से हिमालय पर्वत जो है वो बना है। ठीक है। कौन सा तटीय मैदान अधिक चौड़ा है? मैंने आपको बताया था, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो संकीर्ण है और ऊंचा है, और ये जो है कटा फटा है, लेकिन ये क्या है? चौड़ा है। तो कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान जो है ये चौड़ा है। ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा पोर्ट स्थित है? पश्चिमी तटीय मैदान में यानी इस एरिया में कौन सा पोर्ट स्थित है? तो ये कौन सा हो सकता है? कोलकाता तो इधर है, चेन्नई भी इधर ही है तमिलनाडु में, मुंबई मुंबई यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो पारादीप भी इधर ही है। तो मुंबई पोर्ट जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों से बने हैं? मैंने आपको बताया था ना, प्रवाल भित्तियों से कौन से बना है? ये लक्षद्वीप है, जो कि अरबियन सी में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। ठीक। भारतीय भूगोल में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारतीय भूगोल में खनिजों का भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, इसको छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपवाद तंत्र से देखेंगे क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो जो सबसे लंबी नदी है भारत की, वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी काराकोरम श्रेणी। तो गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से ही अपनी गंगा माता गंगा नदी का उद्गम होता है। और अमरकंटक से किसका होता है? नर्मदा नदी का। मानसरोवर झील से किसका होता है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है। कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है? भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो जो गोदावरी है, लंबाई के हिसाब से मानते हैं तो उसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, लेकिन पवित्रता के हिसाब से किसको बोलते हैं? हैं? कृष्णा को। ठीक है। जो गोदावरी है उसको भारतीय दक्षिण गंगा बोलते हैं, लंबाई के हिसाब से, मतलब क्योंकि दक्षिण भारत सबसे बड़ी है वही नदी गोदावरी, इसकी वजह से। ठीक है। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? क्योंकि वो बंगाल में बार बार बहाल आती है, इसकी वजह से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हुगली, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, या ऑप्शन नंबर डी गंडक। तो ये कोसी नदी के बार बार बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का सूप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, या तो पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। हाँ, ये पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, डी महानदी, ये भी पूरब की ओर बहती है। सही आंसर इसका क्या है? नर्मदा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपको मैं बता दूं, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी सभी नदियां जो हैं जो पूरब साइड बहती हैं, वो सभी क्या है, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, यही जो है कि अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती है। ठीक है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा बना नहीं बनाती है? वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को, ये जो यहाँ पे बनाती है, यहाँ पे मान लीजिए ये डेल्टा जो है, ये नदी आके यहाँ पे डेल्टा बनाती है, वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भीमा, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी मूसी, या ऑप्शन नंबर डी पेनार। तो पेनार जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ओके। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, या ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा। तो जो गोदावरी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पे स्थित, कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, उसका वो उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी किन दो प्रमुख नदियों के संगम से बनती है? ऑप्शन नंबर ए भगीरथी अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी और यमुना, ऑप्शन नंबर डी गंगा और कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोना और चंबल। तो जो इसका सही आंसर है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही एक गंगा नदी बनती है। ठीक है। किन प्रमुख नदियों के संगम से बनती है? तो किसकी बनती है? अलकनंदा और भागीरथी के। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और खंभात की खाड़ी में आके गिरती है। ठीक है। किस दिशा में बहती है? तो किस दिशा में बहती है जी? पश्चिम दिशा में बहती है। बाकी सभी नदियां मुख्यतः जो है वो पूरब की दिशा में ही बहती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा की शोक कहलाती है? क्वेश्चन है, उड़ीसा की शोक कौन सी नदी कहलाती है? वो है महानदी। महानदी जो है उड़ीसा की शोक नदी कहलाती है। इसका रीजन है क्योंकि उनको उड़ीसा में बाढ़ आता है, इसकी इसी वजह से। ठीक है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। कौन सी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर गुजरती है जो कि उसकी मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर बहती है? सेम रिपीट हो गया, लूनी है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? पूरी तरह भारत में बहती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, ये पूरी तरह से नहीं बहती। गंगा, ये भी पूरी तरह से नहीं बहती। चंबल और डी सतलुज। तो सतलुज में नहीं बहती, चंबल जो है पूरी तरीके से अपने भारत में बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है इधर से चीन होते हुए बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा भी जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती है। सतलुज जो है इधर पाकिस्तान में चली जाती है। चंबल जो है कि बीचों बीच भारत के ऐसे करके यमुना में जा मिलती है। ठीक है। कौन सी नदी तमिलनाडु की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी है जो तमिलनाडु की
जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर डी वैगई। तो तमिलनाडु की जो है जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? वो कहलाती है कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो है चीन या तिब्बत। ओके, तो सतलुज नदी किससे होकर प्रभावित होती है? किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है? वो है चीन या तिब्बत। और भारत के बाद कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में, ठीक है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। किस नदी के किनारे भद्राचलम स्थित है? किस नदी के किनारे भद्राचलम स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो भद्राचलम किसके किनारे स्थित है? ये है गोदावरी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल इसकी सहायक है, बेतवा भी इसकी सहायक, केन भी इसकी सहायक है, गंडक जो है वो गंगा की सहायक है। तो गंडक नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन यमुना किसकी सहायक है? वो भी गंगा की सहायक है। ओके, क्योंकि दोनों आपस में एक जगह आके मिल जाती, सहायक नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में आगे जाके मिलती हैं। सॉरी, नेक्स्ट, भारत की जलवायु से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखीय, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण समुद्री, ऑप्शन नंबर डी टुंड्रा। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक। इधर का, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून मुख्य रूप से किसके कारण आता है? भारत में जो है और मानसून किसके कारण आता है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर बी समुद्री धाराएं, या ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य और जलीय भागों के तापमान में अंतर, या ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। तो भारतीय महाद्वीप में जो मानसून आने का मुख्य कारण है वो है स्थलीय और जलीय भागों में के तापमान में अंतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीतकाल में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भारत में शीतकाल में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत के आ, शीतकाल में वर्षा का कारण है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकाल में लू चलने का प्रमुख कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है निम्न वायु दाब। इसका मुख्य कारण है निम्न वायु दाब, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब सक्रिय होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब सक्रिय होता है? जून से सितंबर में। कब? जून से सितंबर में ये दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। जब वर्षा कब होता है? वर्षा कब होता है? जून से सितंबर के बीच में होता है, उसी टाइम पे है जो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? मासिन राम में, मेघालय में, सॉरी, मेघालय में। कहाँ? मासिन राम में होती है। सबसे कम अपने भारत में कहाँ होती है? वो राजस्थान में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो प्रभाव का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो से क्या होता है? वर्षा में कमी हो जाती है। क्या होती है? एल नीनो की वजह से वर्षा में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर क्या है? नॉर्वेस्टर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान, ऑप्शन नंबर बी
हिमालय से आने वाली शीत हवाएं। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां। या ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी भारत में गर्मियों में आने वाली तूफानी वर्षा। तो अनावृष्टि क्या है? जो उत्तर पूर्व भारत में गर्मियों में आने वाली जो वर्षा, तूफानी वर्षा होती है, उसी को अनावृष्टि बोलते हैं। चल, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम कहाँ बताया था मैंने आपको? राजस्थान में। कहाँ? जैसलमेर। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ? मेघालय, चेरापूंजी, मासिनराम जिसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सा मौसम खरीफ फसल के लिए उपयुक्त होता है? सॉरी, कौन सा मौसम खरीफ फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है मानसून। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? मानसून ऋतु में जो है खरीफ फसल उपयुक्त होता है। ठीक है। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब है जून से सितंबर के टाइम पे। इसमें खरीफ फसल में क्या क्या आता है? खरीफ फसल में आता है आपका धान। ठीक है। उसी टाइम पे तो हम लोग मकाई भी बोते हैं। ठीक है? और रबी फसल जो ठंडी में बोया जाता है, जैसे गेहूं, चना, सरसों। ठीक है। भारत में पूर्वोत्तर मानसून मुख्यतः किस राज्य में वर्षा कराता है? भारत में पूर्वोत्तर मानसून मुख्यतः किस राज्य में वर्षा कराता है? पूर्वोत्तर मानसून जो आता है वो इधर तमिलनाडु में करवाता है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महीना भारत में सबसे गर्म माना जाता है? कौन सा? मई। मई महीना जो है सबसे गर्म माना जाता है। ठीक है। और सबसे ठंडा किसको मानते हैं? सबसे ठंडा जनवरी को। इसको जनवरी को। ठीक है। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। ठीक है। भारत में शीतकाल में सबसे अधिक ठंडा स्थान, शीतकाल में सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है। यहाँ पे -50, मतलब -20 ऊपर चला जाता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती हैं? अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले यह कहाँ प्रवेश करती है? केरल में। कहाँ प्रवेश करती है? केरल में। ओके। पश्चिमी विक्षोभ भारत में किन महीनों में सक्रिय होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस महीने में सक्रिय होते हैं? दिसंबर फरवरी में। कब होते हैं? दिसंबर और फरवरी में, यानी कि ठंडी के मौसम में। ठीक है। भारत के किस राज्य में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? कहाँ? तमिलनाडु में होती है, वो भी लौटते हुए मानसून की वजह से। ठीक है। इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। ठीक? कौन सी जलवायु विशेषता भारत को कृषि प्रधान देश बनाती है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु विशेष जो है वो भारत को कृषि प्रधान देश बनाती है। ओके। काल वैसाखी किस क्षेत्र की मौसमी विशेषता है? काल वैसाखी जो है वो किस क्षेत्र की मौसमी विशेषता है? यह पूर्वोत्तर भारत की मौसमी विशेषता है, बंगाल साइड। ठीक है। काल वैसाखी बंगाल और असम में गर्मियों में आने वाली आंधी तूफान होते हैं। ठीक। तो काल वैसाखी क्या होता है? ये बंगाल और असम में गर्मियों में आने वाले आंधी तूफान होते हैं। ठीक है। कौन सा चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा राज्य जो है चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की मिट्टियों से। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई।
निक्षेप से बनती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। ठीक है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, कपास, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोग होता है, इसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। तो उसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? लाल मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? इसका लौ ऑक्साइड। इसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौ ऑक्साइड पाया जाता है इस मिट्टी में। इसकी वजह से ये मिट्टी लाल रंग होती है। ठीक है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस उपयोग के लिए जानी जाती है? लेटराइट मिट्टी का मुख्य उपयोग क्या होता है? ईंट निर्माण के लिए। ईंट निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लेटराइट मिट्टी का। ठीक है। कौन सी मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है? यह है पॉट या मार्स मिट्टी जो है। पॉट या मार्स मिट्टी जो है दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है। ओके। कौन सी मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में अधिक पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जाहिर सी बात है जलोढ़ मिट्टी ये पाई जाएगी, क्योंकि वही जो है उनके निक्षेप द्वारा बनते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को अरिन अरिन मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिन मिट्टी कहते हैं। क्या? अरीड मिट्टी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो सर्वश्रेष्ठ पाई जाती है कृषि के लिए? और बोलते हैं उसको जलोढ़ मिट्टी जो है वो कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान के अपक्षय से होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर या ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। तो ये मुख्यतः किसके किन चट्टानों के अपक्षय से होता है? यह होता है बेसाल्ट के चट्टानों से। ओके। कौन सी मिट्टी का जल धारण करने की अधिक क्षमता रखती है? ये जाहिर सी बात है, कौन सी होगी? काली मिट्टी। इसको जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और ये जो क्या होता है सूख जाता है तो क्या होता है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है। और जब गीला होता है तो एकदम आपस में भर जाती हैं और बहुत ही ज्यादा चिकनी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में जो है सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? कौन सी मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक होती है? कौन सी होती है वो होती है लेटेराइट मिट्टी जो है वो एसिडिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब जलोढ़ मिट्टी कौन कौन से? खादर और बांगर। पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ को खादर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं? खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार? अभी मैंने बताया आपको किसके? जलोढ़ मिट्टी के
प्रकार हैं, ठीक। जलोढ़ मिट्टी किस नदी के किनारे बनती है? जलोढ़ मिट्टी किस नदी के किनारे बनती है? गंगा नदी बोल सकते हो, नर्मदा नदी, हाँ सभी नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी बनती है क्योंकि निक्षेप से तो बनता है। तो सभी प्रमुख नदियां जो है जिनके जलोढ़ मिट्टी बनते हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? हरी मिट्टी। मतलब मरुस्थल जो जहाँ पर वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाया जाता है? हरी मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी भूक्षरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? कौन सी मिट्टी भूक्षरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी है वो भूक्षरण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कौन सी? लाल मिट्टी, ठीक है। किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम किसमें होती है? लाल मिट्टी में जो है, इसमें लौह ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सबसे कम नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी कि सबसे कम उपजाऊ होती है, मान लीजिए। किस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम होती है? लाल मिट्टी में ही फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से हिमालय में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? हिमालय में कौन सी प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? वो है समशीतोष्ण वन। कौन से हिमालय में कौन से पाए जाते हैं? समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है और गर्मियों में मौसम हल्का गर्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी पठार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दक्षिणी पठार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण उदासीन वन पाया जाता है। कैसे? उष्ण कटिबंधीय उदासीन वन, यानी पर्णपातीय वन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दक्षिण भारत का पठार क्षेत्र उष्णकटिबंधीय उदासीन वन का घर है, जो गर्म और बरसात वाले मौसम में उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से इस राज्य में अपने क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है, जो राज्य में हरियाली और जैव विविधता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये किसी राज्य के अंतर्गत बोला है। देखिए राज्य में जो अपने भौगोलिक क्षेत्र है सबसे अधिक, लेकिन अगर बोल दे पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं प्रतिशत में, तो वो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन मिजोरम की बात है कि वो अपने राज्य के प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। भारत में मानसूनी वन के नाम से कौन सा वन प्रसिद्ध है? मानसूनी वन के नाम से कौन सा वन प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय उदासीन वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय उदासीन वन भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य रूप से मानसून के दौरान उगते हैं और इनमें हरियाली बहुत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन को जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में स्थित है, इस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? यह उष्णकटिबंधीय सॉरी मैंग्रोव वन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंग्रोव वन के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक। सुंदरबन विश्व प्रसिद्ध है इसकी मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में उगते हैं और समुद्री जल में से प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कम वर्षा जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। कम वर्षा यहाँ पे भारत की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मुख्य विशेषता नहीं हो सकती है वो है कम वर्षा, ठीक। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में भारी वर्षा होती है, इनकी विशेषता उच्च जैव विविधता और सदाबहार वनस्पति वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है? भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन, ठीक है। कौन सा? मैंग्रोव वन, ओके। निम्नलिखित में से
हाँ सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया वहीं पे। ओके, नेक्स्ट है, भारत में वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रमुख नदियों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, तापमान में वर्षा में भिन्नता, मिट्टी की उर्वरता या शहरीकरण की बढ़त। तो क्या है वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण, क्या है? यह है तापमान और वर्षा में भिन्नता है। ठीक। भारत में वनस्पति की विविधता का मुख्य कारण यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान और वर्षा के पैटर्न में भिन्नता है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति को पनपने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वृक्ष मुख्य रूप से भारत के किस प्रकार के वन में पाया जाता है? साल वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय उदासीन वन। ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। ऑप्शन नंबर डी, कड़ेदार वन। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय उदासीन वन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कृषि। भारत में कृषि का मुख्य प्रमुख ऋतु कौन सा है? कृषि का प्रमुख ऋतु जो है वो है खरीफ। कौन सा? खरीफ, जो कि जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है। खरीफ ऋतु मानसून में भारत में मुख्य कृषि उत्पाद होता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा आदि बारिश के मौसम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? वो है चावल। कौन सी है? चावल। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादित खाद्य फसल है, विशेष रूप से यह दक्षिण पूर्वी भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक कॉटन कृषि भूमि पाया जाता है? किस यहाँ पाया जाता है ये? मध्य प्रदेश में ब्लैक कॉटन यानी कृषि भूमि पाया जाता है, जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। भारत में किस राज्य में वाटर लॉगिंग की समस्या अधिक होती है? भारत के किस राज्य में वाटर लॉगिंग की समस्या अधिक होती है? कहाँ पे होती है? पंजाब में। पंजाब में वाटर लॉगिंग की समस्या अधिक होती है, जो जल निकासी की कमी और अत्यधिक सिंचाई के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में सोने की फसल कहा जाता है? वो है गेहूं। गेहूं की फसल को सोने की फसल कहा जाता है, क्योंकि यह देश के प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है और अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में किस फसल की सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती होती है? क्षेत्रफल के हिसाब से किस फसल सबसे ज्यादा खेती होती है? वो है चावल। किसका? चावल, खासकर पूर्वी और दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऑर्गेनिक सिटी योजना शुरू की? ऑर्गेनिक सिटी योजना किसने शुरू की थी? यह की थी सिक्किम ने। सिक्किम राज्य ने भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक योजना शुरू की, और यह देश का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात में किस फसल का प्रमुख स्थान है? कृषि उत्पादों के निर्यात में किस फसल का सबसे प्रमुख योगदान है? वो है चावल। भारत जो है चावल का प्रमुख निर्यातक देश है, जो दुनिया के कई देशों में अपना निर्यात करता है चावल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत भारतीय किसानों को ऋण देने के लिए कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ऑप्शन नंबर डी, कृषि ऋण माफी योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? कृषि ऋण माफी योजना है। ठीक है। कृषि ऋण माफी योजना भारतीय किसानों को दिए गए कृषि ऋण से माफ करने के लिए लागू की गई थी, ताकि किसानों को राहत मिल सके। नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवित करने से। ठीक है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और इसके जल संसाधनों को पुनर्जीवित करना है, जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने 100+ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जिसमें मैं आपको भारत का सामान्य परिचय, भारत की भौगोलिक संरचना, भारत के अपवाह तंत्र जो है, भारत की मिट्टी, जलवायु, वनस्पतियों से आपको मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है ओवरऑल इंडियन ज्योग्राफी को इन
100 एमसीक्यूज के अंतर्गत। तो ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास आपकी हो सकती है इंडियन पॉलिटी की, जो कि नेक्स्ट डे आपको मिलेगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।